हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 93 से। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश की तरंग प्रकृति नाम के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको उसमें प्रकाश की डेफिनेशन को बताया था और तो और उसमें न्यूटन साहब ने प्रकाश से संबंधित जो अपनी थ्योरी दी थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो न्यूटन साहब की थ्योरी थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि न्यूटन साहब ने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता है। अब प्रकाश कण अति सूक्ष्म कण है, अनंत सूक्ष्म, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो प्रकाश कण है वो अत्यधिक बड़े हैं, तब तो ऐसा होता तो यार सिर ही फट जाता, परंतु ऐसी बात नहीं है, वो अनंत सूक्ष्म थे। तो प्रकाश जो है वो कणों के रूप में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक, या यूं कहें इस तरीके से कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। अलग अलग रंगों के लिए जो कण का आकार है वो अलग अलग है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, समांग माध्यम। ये बात भी उन्होंने कहा। खैर, इसको अभी अपन डिफाइन करेंगे। उन्होंने अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को भी प्रूव किया, परंतु उन्होंने यह बात कही, कौन सी बात कही? उन्होंने कहा कि प्रकाश की जो चाल है वो समांग माध्यम में, विरल माध्यम में कम और सघन माध्यम में अधिक होता है। परंतु फूको नामक वैज्ञानिक ने उनकी इस बात को एक्सपेरिमेंटली गलत बताया। उन्होंने कहा, किसने? फूको ने कहा कि यार ऐसा है कि जो प्रकाश की चाल है वो विरल माध्यम में अधिक होती है और जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। सापेक्ष की बात है, विरल और सघन माध्यम सापेक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। मान लीजिए कि ये ऊपर वाला माध्यम एयर है और ये वाटर है। तो इन दोनों के सापेक्ष अगर देखें तो वायु जो है वो विरल माध्यम है और वाटर, पानी जो है वो सघन माध्यम है। लेकिन अगर एक और माध्यम में लूँ, यहाँ पर ग्लास, तो अब वाटर और ग्लास में कौन विरल होगा? तो वाटर जो है वो विरल होगा और जो ग्लास है वो सघन होगा। खैर, हम लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो इस तरीके से न्यूटन साहब की बात को फूको नामक वैज्ञानिक ने गलत साबित किया। तो धीरे धीरे लोगों के मन में जो इनकी थ्योरी थी उस पर डाउट क्रिएट होने लगा। परंतु ऐसा छोटे वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो काफी चीजों की उन्होंने खोज की थी, तो ऐसे चलता रहा उनकी बातों। परंतु 1678 ईस्वी में न्यूटन साहब ने जो अपनी थ्योरी लाई थी वो सन 1675 ईस्वी में लाए थे। परंतु 3 साल बाद सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस साहब ने प्रकाश से संबंधित अपनी थ्योरी लाई और अपनी थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का है, अर्थात प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है सर। अब ऐसे कोई भी आकर उनकी इस बात को तो गलत साबित कर नहीं सकता था न्यूटन साहब के, क्योंकि न्यूटन साहब तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन जो कुछ चीजें अपनी थ्योरी में हाइगेंस साहब बोले, उन सब बातों का इनके पास तथ्य भी था और एक्सपेरिमेंट के साथ भी इन्होंने बताया। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है या तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। अब तरंगाग्र क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में चलती हैं। प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अलग अलग माध्यम में
प्रकाश तरंगों की चाल अलग अलग होती है। और तो और उन्होंने कहा कि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होती है। तब कुछ वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया कि ठीक है सर, आप तो बोल रहे हो कि जो प्रकाश है, हाइगेंस साहब से पूछा गया कि आप बोल रहे हो कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति रखता है, अर्थात तरंगों के रूप में चलता है, तो एक बात हमें ये बताइए कि प्रकाश अर्थात सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो माध्यम है, एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर माध्यम है ही नहीं, तो उसी रास्ते से प्रकाश आ भी रहा है, तो आप हमें ये बताओ कि वहां से तरंगे चल कैसी रही, अर्थात आ कैसे रही है। तो हाइगेंस साहब ने कहा कि कौन कह रहा है भाई कि माध्यम नहीं है, हम बता रहे हैं माध्यम है। वहां पर ईथर नामक माध्यम की इन्होंने कल्पना की। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इस बात की खोज नहीं हुई थी। तो इन्होंने कल्पना किया किसका, ईथर माध्यम का। ईथर माध्यम का नाम है जस्ट। अब वो माध्यम ऐसा माध्यम था, इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग कि वो माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश चल सकता है, जिसका घनत्व सबसे कम होता है परंतु उसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक होती है, जिसकी वजह से उसमें प्रकाश ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है। ठीक है भाई, मान लिया गया, चलिए ठीक है। अब बातें बोल देने से तो ऐसे कुछ साबित हो नहीं सकता, तो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, इन सारी चीजों का इन्होंने प्रमाण भी दिया और सही भी दिया उन्होंने। और आगे जो आप चैप्टर पढ़ोगे प्रकाश का विवर्तन, उसमें भी प्रकाश को तरंग प्रकृति का मानकर ही उसको प्रूव किया गया, फ्रेनेल साहब ने प्रूव किया। प्रकाश का ध्रुवण, उसमें भी प्रकाश को तरंग प्रकृति का मानकर ही उसको प्रूव किया गया। प्रकाश का व्यतिकरण, उसमें भी प्रकाश को तरंग प्रकृति का मानकर ही उसको क्या किया गया कि प्रूफ किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। लेकिन एक चीज है, इसमें आया है एक शब्द तरंगाग्र। तरंगाग्र होता क्या है, पहले मैं इसको मिटाता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। अच्छा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं ना, मैंने सारी चीजों को लैंग्वेज में ही बोल दिया। देखो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश से संबंधित अपनी थ्योरी दी, जो कि निम्नलिखित है। उस थ्योरी में जो जो बातें लिखी थी, कुछ बातों को हमने लिखा है। प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, पहली बात, या इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। अब तरंगाग्र क्या है अभी मैं बताऊंगा। प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से ही चलता है। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगेंस ने एक ईथर माध्यम की कल्पना की, जो कि जिसका न्यूनतम घनत्व था और प्रत्यास्थता अधिक थी। कुल मिलाकर बात ये है कि ईथर माध्यम में उन्होंने बताया कि उसमें प्रकाश चल सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अब तरंगाग्र होता क्या है ये तो देखो, इसको पॉइंट नंबर 4 में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी या कभी तो आपने जरूर ही वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। खैर, पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। पॉइंट नंबर 4, तरंगाग्र। तरंगाग्र को इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं। हाँ भाई, तो अब देखते हैं तरंगाग्र के प्रकार। देखो, स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार से चलते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से।
पहला है गोलीय तरंगाग्र, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। अब इंग्लिश इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह कम है, अभी हमें इनको भी समझाना है। समतल तरंगाग्र को हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। रेखीय तरंगाग्र को हम लोग कहते हैं लीनियर वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? देखो, यदि कोई प्रकाश स्रोत एक बिंदु के आकार का है, यदि कोई प्रकाश स्रोत एक बिंदु के आकार का है, तो इसके कारण समान दूरी पर, कहां पर? समान दूरी पर इसके समान दूरी पर इस स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, मान लीजिए कि ये स्रोत से समान दूरी पर ये माध्यम के कण हैं, तो इन बिंदुओं को यदि मिलाएं तो ये जो पथ मिलेगा वो हमें गोलाकार मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार के वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस प्रकार के तरंगाग्र को हम लोग गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। कब? यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो, अर्थात एक बिंदु के आकार का स्रोत हो, बहुत छोटा हो, तो इस अवस्था में स्रोत से समान दूरी पर जो कण है, माध्यम के कण हैं, उनका बिंदु पथ जो होगा वो गोलीय होगा। तो इस अवस्था में जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय तरंगाग्र होगा। मैं इस बात को लिखूंगा, पहले बारी बारी से मैं समझाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अब यही तरंगाग्र अगर हम लोग अत्यधिक दूर से देखेंगे, अत्यधिक दूर से, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यह खुपाज अत्यधिक दूर है, अर्थात इसका जो ये वक्र है वो एक तरीके से घटता जाएगा अत्यधिक, अर्थात इसकी त्रिज्या अगर अधिक होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो तरंगाग्र है उसका ये जो वक्र है वो अभी वक्रकार उसका घटता जाएगा। तो तरंगाग्र जो हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका जो तरंगाग्र होगा वो कुछ इस तरीके से चलने लगेगा। अर्थात इस प्रकार के तरंगाग्र को हम लोग क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र। ठीक है, समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र इसी से निकलेगा। इसी से क्या होगा कि यदि स्रोत अत्यधिक दूरी पर है, स्रोत जो है वो अत्यधिक दूरी पर है, तो जो तरंगाग्र है उसका जो रेडियस है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा होगा तो ये जो वक्राकार रेखाएं हैं या वक्राकार वेव फ्रंट है, वो उनकी वक्र थोड़ी सी खत्म होने लगेगी। वक्र होने का जो गुण होगा वो खत्म होने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो उसका वेव फ्रंट है वो एक सीधी रेखा में से चल रहा है, अर्थात समतल चल रहा है, समतल चल रहा है। तो इस तरीके से प्राप्त तरंगाग्र को हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रेखीय तरंगाग्र क्या होता है? यदि स्रोत एक इस तरीके का स्रोत हो, जैसे बेलनाकार स्रोत हो, जैसे रॉड ले लो। जैसे देखो यहां पर मेरे पास एक रॉड है, ये। अब ये जो रॉड है इसके प्रत्येक हिस्से से ऐसे लाइट निकलेगी। लाइट क्या होगी? निकलेगी। तो जिस तरीके से गोलीय तरंगाग्र था, तो इसके समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ था वो गोलीय था, उसी तरीके से इसका भी तो गोलीय होगा। परंतु ये गोलीय होते होते एक बेलन का रूप ले लेगा। क्या? किसका रूप ले लेगा? बेलन का रूप ले लेगा। ठीक है,
इसको रेखीय नहीं, इसको बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। सॉरी, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है ना, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो एक बेलन का रूप ले लेगा तो इस प्रकार से जो प्रकाश का वेवफ्रंट निकलेगा वो बेलनाकार निकलेगा। कब? यदि कोई प्रकाश स्रोत एक रेखीय हो, जैसे ये है एक रेखा जैसे प्रकाश स्रोत है, तो उस अवस्था में जो वेवफ्रंट निकलेगा, तरंगाग्र निकलेगा, वो क्या कैसा होगा? वो बेलनाकार तरंगाग्र हमें देखने को मिलेगा। अब मैं इन सब की डेफिनेशन लिखता हूं तो वहां से आपको और क्लियर होगा। यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो, बिंदु स्रोत का मतलब कि अत्यधिक छोटा, बिंदु स्रोत हो तो स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का बिंदुपथ गोलीय होगा। जिसे हम लोग उस पथ को हम तरंग स्रोत का गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। गोलीय, ये आ तो रहा है ना वीडियो में, तो एक बार मैं देख लूं। हाँ ठीक है, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, अगर चित्र आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इस चित्र को बता रखा है। ऐसे 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 ऐसे। तो स्रोत से समान दूरी पर जो कण है उनको यदि हम लोग मिलाएं तो उनका आकार एक स्फेयर की भांति मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमें वेवफ्रंट देखने को मिलेगा वो स्फेरिकल होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, अब समझते हैं समतल तरंगाग्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेवफ्रंट। यदि बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो तथा वह अत्यधिक दूर हो तो गोलीय तरंगाग्र का की वक्रीयता घट जाती है, अर्थात त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक समतल तरंगाग्र प्रतीत होता है। यह देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? मतलब अत्यधिक दूर है यार, तो कोई भी चीज समतल दिखाई, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, समतल
समांतर किरणें कैसे जाती थी, काफ़ी दूर स्रोत होता था तो जो किरणें आपस में समांतर हो जाती थी। ठीक उसी तरीके से जब स्रोत काफ़ी दूर होगा तो प्रकाश एक सीधी रेखा में ऐसे देखने को मिलेगा। अब सीधी रेखा में है, इसका मतलब वेव फ्रंट जो है इसके हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना ऐसे। तो ये हमारा जो वेव फ्रंट है वो आपका लंबवत हो गया, ऐसे समतल हो गया। ठीक है। खैर, अब बेलनाकार, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। इसका चित्र आप ऐसे भी बना सकते थे, खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। और ये जो बेलनाकार तरंगाग्र है, मान लीजिए कि ये कोई आपका रेखीय स्रोत है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, जैसे रॉड हो गया। अब इसका आप अगर देखोगे तो इसमें से प्रकाश चारों तरफ ऐसे निकलेगा, ऐसे। अब जब आप उसको मिलाओगे तो आपको एक बेलन की भांति ऐसे देखने को चारों तरफ ऐसे मिलेगा, जिसकी वजह से जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग ये इस तरीके के तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है। तो ये हाइगेंस की थ्योरी में जो तरंगाग्र का अर्थ होता था वो कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब तरंगाग्र जो है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है। द्वितीयक स्रोत का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पानी में पत्थर फेंका था तो जो वो स्रोत है उस, क्योंकि वहीं से तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, तो वो स्रोत है, मतलब कि वहां से वो निकल रही है। तो जो पार्टिकल उस पृष्ठ पर हैं वह भी एक तरीके से स्रोत का ही व्यवहार कर रहे हैं। अगर अब स्रोत का व्यवहार कर रहे हैं तो वहां से भी वेव फ्रंट निकलेगा। सही बात है। तो क्योंकि पुनः स्रोत बन रहा है तो इसलिए उसको हम लोग द्वितीयक स्रोत कहते हैं। और जो द्वितीयक स्रोत है, क्योंकि उसमें से भी वेव फ्रंट निकल रहा है, इसलिए हम लोग उसको द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। इंग्लिश में उसको वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है। तो उसको नाम दिया गया कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, अर्थात तरंग के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई उसको अलग कैटेगरी में इसे रखा गया। ठीक है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखो। सिद्धांत ये पेपर में पूछ लिया जाता है ना, इसलिए इसको आप ध्यान से देखो। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, तो हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिख दिया है। अब आइए इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, जो अभी अभी हम लोगों ने समझा, तरंगाग्र क्या है। तो जब माध्यम में तरंगे उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के पास स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें
माध्यम के कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। वह उसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने उसको समझा भी। अब जो तरंगाग्र है, मान लीजिए कि यहाँ ऐसे तरंगाग्र कुछ इस तरीके से ऐसे निकल रहा है, ऐसे पानी में आपने फेंका पत्थर और उसमें ऐसे ऐसे निकल रहा है। तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के जो कण हैं वह अभी एक स्रोत की भांति व्यवहार ही करेंगे, अर्थात उसमें से भी तरंगाग्र निकलेंगे। अब क्योंकि यह अलग स्रोत है, मेन स्रोत यहाँ पर था, तो इनको हम लोग कहते हैं द्वितीयक स्रोत। क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अब क्योंकि वो भी तरंग स्रोत ही है, तो उनमें से भी वेव फ्रंट निकलेगा। तो उनमें से जो वेव फ्रंट निकलता है उनको हम लोग द्वितीयक क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं हिंदी में, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। और इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब इन चीजों को समझिए जरा। जैसे मान लीजिए ये कोई सोर्स है, ये इसमें से तरंगें निकल रही हैं कुछ इस तरीके से, और भी ऐसे होगा, परंतु हमें तो बस समझना है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का इसका था, ये तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र बोल सकते हो। इसमें क्या है, एक हिस्सा हमने बस बनाया है। अब इस तरंगाग्र पर प्रत्येक माध्यम के कण स्थित होंगे, माध्यम का कण, सॉरी प्रत्येक नहीं, माध्यम के कण उपस्थित होंगे और वहां भी वो कंपन कर रहे होंगे। तो हाइगेंस साहब के अनुसार वेव फ्रंट पर उपस्थित माध्यम के कण भी एक द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तब तो यार ये जैसे ये स्रोत था, तो इसमें से ऐसे तरंगिकाएं ऐसे निकल रही थी जिनको हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे थे, ये स्रोत था। तो क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये अभी स्रोत है, तब तो इसमें से भी वेव फ्रंट निकलना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल निकलता है इस तरीके से। ये स्रोत को चेहरा दूर दूर बनाए, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। अब यदि इनके पृष्ठ को मिलाएं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये हमें दूसरा वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, दूसरा वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, अर्थात इसकी चाल को बता रहा है कि इधर ऐसे चल रहा है। तो ये जो A डैश B डैश है, इसको मैं A और B मान ले रहा हूँ, और इसको A डबल डैश, नीचे वाले का B डबल डैश। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स की उत्पत्ति होती है, और जो तरंगाग्र है वो आगे की ओर ऐसे चलता रहता है, और जो प्रकाश तरंग है उसका संचरण इसके लंबवत ऐसे होता है। परंतु ये जो पीछे का ये है तरंगाग्र, उसका क्या, तो उसको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि तरंगाग्र, नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट, तरंगाग्र सदैव आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर नहीं चलता है। इसको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको उन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा सर, अच्छा सर। और यहां पर उन्होंने यह भी बताया कि जो प्रकाश की जो ये द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल है वह प्रथम तरंगाग्र के समान ही है। मतलब जो तरंगाग्र थे उनकी चाल के समान ही द्वितीयक तरंगिकाओं का या यूं कहें द्वितीयक तरंगाग्र का चाल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या था कि उन्होंने कहा कि तरंगाग्र सदैव आगे की ओर चलता है, पीछे का पता ही नहीं। ये तो ये इनमें एक फॉल्ट हो गई। फॉल्ट का मतलब कि असफलताएं हो गई, दोष हो गया। ऐसा क्यों होता है कि पीछे की तरफ वो जो तरंगाग्र है वो नहीं चलते हैं, इस बात की पुष्टि नहीं की और ना ही कुछ इसके बारे में कुछ बताया। तो ये इसमें एक कह सकते हैं कि विफलता थी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं
कि हाइगेन्स की जो थ्योरी थी उसमें सफलताएं क्या क्या थी और विफलताएं क्या क्या थी। ठीक है, चलिए देखिए। हाइगेन्स की थ्योरी, सिद्धांत, हिंदी में सिद्धांत बोल सकते हो, कि सफलताएं व एवं विफलताएं। ठीक है, तो सफलताएं क्या थी? सफलताएं, विफलताएं। चलो भैया देखो, सफलता क्या थी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को सिद्ध किया। ये उनमें एक सफलता थी। ठीक है, अच्छा, परंतु विफलता इनमें क्या थी? देखो, अगर कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, अर्थात कोई भी आप काम करोगे या फिर जो भी सिद्धांत है उसमें कुछ न कुछ तो विफलताएं होंगी ही, 100% तो कुछ सत्य हो नहीं सकता। तो विफलता क्या थी भैया? सबसे पहली विफलता तो ये थी कि इन्होंने एक काल्पनिक ईथर माध्यम की कल्पना की थी। ईथर माध्यम होता ही नहीं, ईथर माध्यम की कल्पना गलत साबित हुई। दूसरी बात, दूसरी विफलता क्या? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो विफलता क्या थी? उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि द्वितीयक तरंगाग्र पीछे की ओर क्यों नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारी इनमें विफलताएं थी। इसमें सफलता तो और भी है, बहुत सी है, लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें ये था। अब हम लोग देखते हैं कि जो इनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन सिद्ध किया गया वो किस तरीके से सिद्ध किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइगेन्स के द्वारा प्रकाश के परावर्तन का प्रूफ, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए।